नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। और आप सब जान रहे हैं कि हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं और वस्तुओं को देख सकते हैं तथा प्राकृतिक जानवर भी कहलाते हैं, वो कौन से कलर्स को देख सकते हैं। मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो जानवर रात में जागते हैं और रात में वस्तुओं को देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपने सुना होगा या आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जानवर का नाम आपने सुना होगा आउल, यानी कि उल्लू। ये रात में जागता है और इसको जब ये रात में जागता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको रात में चीजें दिखाई देती होंगी। ऐसे ही प्रजातियों के बारे में पूछा गया है कि जो जानवर रात में जागते हैं और वस्तुओं को देख सकते हैं एंड द स्पेसिफिकली इज अ प्राकृतिक जानवर जो होते हैं वो कौन कौन से कलर्स को देख सकते हैं। तो आपके सामने जैसे ऑप्शन है कि वो सभी कलर्स देख सकते हैं, केवल काले और सफेद रंग को देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल हरे रंग को, और ये एक और ऑप्शन है लाल रंग को। तो अब आप बताइए कि जो रात में बेसिकली कौन सा कलर सबसे ज्यादा होता है हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे चारों तरफ। अगर लाइट ना रहे, लाइट क्या है, वो कृत्रिम चीज है जो बनाई गई है, लेकिन प्राकृतिक रूप से रात में ब्लैक कलर जो होता है वही चारों तरफ अंधेरा ही छाया होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो जानवर रात में जगते हैं वो किस कलर को देख सकते हैं, तो ब्लैक कलर इज अ मैंडेटरी कि ब्लैक तो वो देख ही पाएंगे। दूसरा होता है एक व्हाइट कलर। व्हाइट और ब्लैक कलर ऐसा होता है कि जो जानवर रात में जागते हैं वो ये दोनों कलर को देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल काले और सफेद रंग को। क्योंकि जो रात होती है, आप सबको पता है कि रात में हमारे चारों तरफ अंधेरा होता है और जो जानवर रात में जाग रहे हैं तो वो किस कलर को देख पाएंगे, किस कलर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर को। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल है, विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2022 किस देश में आयोजित हुआ। विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग किस देश में आयोजित हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो जो क्वेश्चन पूछा है, अगर ये इसका आंसर आपको नहीं भी पता होता तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, इसमें कहा गया है विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग। अब जोहान्सबर्ग कहाँ है, बताइए कहाँ है जोहान्सबर्ग। जिसे ये पता है कि जोहान्सबर्ग कहाँ है वो इस आंसर को आसानी से लगा लेगा। और एक चीज और है, जो बेसिकली जो करंट में कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन है, आसियान है, डब्ल्यूएचओ के कई सारे मीटिंग्स होती हैं, और तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है उस साल, क्योंकि उन बैठकों से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि वो बैठक कहाँ हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, उसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उस पूरे जो बैठक होती है उसमें कोई नई चीज अगर लाई गई है तो उस चीज के बारे में। तो जब भी ऐसी बैठकें होती हैं, ब्रिक्स हो, आसियान हो, यूएनओ की बैठक हो, तो उस साल उनके बारे में चीजें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जब 2022 में ये क्वेश्चन आया रहा होगा तो उस समय विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग आयोजित हुआ था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जोहान्सबर्ग कहाँ है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसको आसानी से इसका आंसर लगा पाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग कहाँ हुआ, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये चीज क्लियर। कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कुछ जो देश हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक जो वहाँ की कंट्रीज हैं उनके बारे में जानना। जैसे यूरोप है तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। और अगर मान लीजिए कभी आ जाए कि पेरिस सम्मेलन कहाँ हुआ, पेरिस सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अगर आपको पता है कि जो पेरिस है वो फ्रांस में है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कि फ्रांस में हुआ। तो ये चीज थोड़ा सा जानने लायक होती है कि किसी भी देश की कंट्रीज की, किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी देश की आप वहां की जो स्पेसिफिक कंट्री है उनके बारे में आप जान पाए। अगला है कि शब्द भोजन समस्या का मुख्य कारण क्या है, मतलब मेन कॉज ऑफ वर्ड फूड। ये वर्ड फूड का मतलब क्या होता है, आपके सामने जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्राकृतिक आपदा है, मिट्टी का कटाव है, जल जमाव है और जनसंख्या वृद्धि। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जो बेसिकली फूड समस्या होती है वो किस कारण से होती है। जो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं उनमें से क्या आपको किसी में से लगता है कि जो फूड समस्या है वो किस कारण से होती है। आपको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी
जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी तो फूड की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। जनसंख्या वृद्धि होगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। अब फूड की डिमांड जब बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर तो सीमित है, एग्रीकल्चर और जो लैंड है हमारे पास वो तो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, तो वो कैसे उसको फुलफिल कर पाएंगे। जब उसे वो चीजें फुलफिल नहीं होंगी तो वहां पे क्या एक वर्ड फूड प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि लगातार होती चली जा रही है और उसी जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी फूड की मांग भी बढ़ रही है। और अगर फूड की मांग बढ़ रही है और लैंड हमारा लिमिटेड है, लैंड मतलब भूमि हमारे पास लिमिटेड है, तो फूड की समस्या क्रिएट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वही पूछा है कि ये जो वर्ड है वर्ड फूड प्रॉब्लम, तो ये वर्ड फूड प्रॉब्लम किस कारण से क्रिएट होगा? आपको बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी फूड की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे पास लैंड है, जो हमारे पास भूमि है, वो सीमित मात्रा में है। तो जैसे हम जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे फूड की जो कमी है वो होती चली जाएगी। तो जो वर्ड फूड प्रॉब्लम है वो किस कारण से क्रिएट होगी? जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों वर्ड फूड प्रॉब्लम क्रिएट होगी? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही फूड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लैंड हमारे पास, भूमि हमारे पास सीमित मात्रा में है, जनसंख्या लगातार बढ़ ही रही है, फूड क्राइसिस आएगा। जब फूड क्राइसिस आएगा तो हमारे पास वर्ड फूड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वर्ड फूड प्रॉब्लम का जो बेसिकली कारण है वो क्या है? वो जनसंख्या वृद्धि। क्लियर? ओके, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर इन एनवायरमेंट स्टडीज। एजुकेशनल टूर का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने बच्चे को कोई एजुकेशन दे रहे हैं, हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों को एजुकेशन देना, तो उसे एजुकेशन क्यों दी जाती है? जैसे आपके सामने ऑप्शन है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, अगला ऑप्शन है आपके पास समाजीकरण को बढ़ावा देना, और फिर है टीम भावना का बढ़ावा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन इसलिए दी जाती है, आप सबको पता है कि जब किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, जब किसी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो वो टीचर के डायरेक्ट संपर्क में आता है, वो उसका जो इंटरेक्शन होता है वो टीचर से आमने सामने का होता है। तो जो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर, एजुकेशन क्यों दी जाती है, स्कूलों विद्यालयों में बच्चों को क्यों भेजा जाता है, तो वो इसलिए भेजा जाता है कि जो उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो उन्हें शिक्षित करता है, जो उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहा है। और शिक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? टीचर का। शिक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? टीचर का होता है। वो टीचर के डायरेक्ट संपर्क में आता है। जब स्टूडेंट टीचर के डायरेक्ट संपर्क में आता है और टीचर को उसे कोई चीज सिखानी होती है तो वो छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सिखाते हैं। अब मान लीजिए हम पढ़ते हैं कि वनों को काटना नुकसानदायक है, लेकिन बच्चा ये कैसे जानेगा? जब टीचर उसे किसी जंगल में भ्रमण करने के लिए ले जाएगा, किसी वन में ले जाएगा और उसे दिखाएगा कि अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारी लैंड कैसे हो जाएगी, हमारी भूमि बंजर हो जाएगी, हमारे जो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा उपयोग करने से चीजें खराब होती हैं, खाद्यान्न अच्छा नहीं होता, तो टीचर क्या करता है? उसी चीजों का प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है। तो इसी वजह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कि एजुकेशनल टूर का मतलब क्या है? एजुकेशनल टूर का मतलब ये होता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष माध्यम से चीजें करवाना। ओके, क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि ताजमहल के, ये मैं क्वेश्चन बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, कि ताजमहल के पीलेपन का कारण क्या होता है। कल भी हमने एक सेशन लिया था, उसमें बताया था कि जो हमारे भवन है वो सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित होते हैं, तो उसका जो राइट आंसर था वो था भारी बारिश। आप सबको पता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, उसमें क्या पाया जाता है? उस अम्लीय वर्षा में पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। इसके कारण से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। वही आज ये सवाल पूछा है कि ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बना लेती है? बताइए कौन सी ऐसी गैस है? आपको ये मैंने बताया था कि अम्लीकरण में, जो अम्लीय वर्षा में, ये दो तत्व महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं, और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए
अगला सवाल है कि पक्षियों के पतले अंडे के छिलके और फटे अंडे के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? पतले और फटे छिलकों के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, बताइए। जैसे आपके सामने ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, एड्रिनल, डाइऑक्सिन और डीडीटी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अधिकतर आप कभी जाते हैं, जब आप एग जो खाने जाते हो या कभी आपके घर में किसी पक्षी ने घोंसला रखा हो, तो आप कभी कभी नोटिस किया होगा कि जो उसके अंडों का जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता है, तो टच भी कर दो तो वो उसको फूटने का डर होता है। वो बेसिकली डीडीटी के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? डीडीटी के कारण। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि पतले छिलके क्यों होते हैं, तो वो डीडीटी के कारण होते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर है कि किसी पक्षी में पतले अंडे के छिलके और फटे अंडे के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है, तो वो डीडीटी जिम्मेदार है। ठीक है। जैसे अगला सवाल कह रहा है कि अनलोडेड ईंधन में क्या होता है जिसे कार्सिनोजेनिक नाम से जाना जाता है? कार्सिनोजेनिक नाम से किस ईंधन को जाना जाता है, बताइए। कार्सिनोजेनिक नाम से किस ईंधन को जाना जाता है? ऑप्शन है नाइट्रेट्स, बेंजीन, सल्फेट और फॉस्फेट। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं कि बेंजीन किस काम में आता है? बेंजीन का उपयोग किन कामों में होता है? बेंजीन एक ऐसा ईंधन है जिसे उपयोग करके इथेनॉल में मिक्स करके उसके द्वारा जो पेट्रोल है, हमारे जो ईंधन है, उनका सब्स्टिट्यूट भी बनाया जाता है। ये है बेंजीन। अनलोडेड ईंधन में बेंजीन का उपयोग किया जाता है जिसे कार्सिनोजेनिक नाम से जाना जाता है। तो बेंजीन का जो दूसरा नाम है उसे क्या कहते हैं? उसे कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कार्सिनोजेनिक। तो कभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो कार्सिनोजेनिक है वो किसको बोला जाता है, और आपके सामने यही ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आप क्या राइट आंसर लगाएंगे? उसके राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। ठीक है। अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र में जिसका उपयोग बरानी भंडारण संरचनाओं के रूप में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कृषि क्षेत्र में जिनका उपयोग बरानी भंडारण क्षमताओं में किया जाता है, मतलब स्टोरेज के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे जो मंडी में ले जाए जाते हैं खाद्यान्न, मंडी में बेचने के लिए खाद्यान्न ले जाए जाते हैं, तो उन्हें स्टोरेज करने के लिए एक प्रॉपर वेयर हाउस बनाया जाता है। वहां पे वेयर हाउस बनाए जाते हैं खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए। उन वेयर हाउसेज में भी एक सुविधा होती है। उन वेयर हाउस में क्या सुविधा होती है? खोल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? खोल्स। उन खोल्स में अनाज को रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है? ताकि नमी वातावरण की जो भी इन्वायरमेंटल जो बैक्टीरियाज है नमी है, वो खाने को प्रभावित न करने पाए, तो उसे ही कहते हैं खोल्स। तो अगर कभी आता है कि कृषि क्षेत्र में भंडारण संरचनाओं के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो खोल्स होते हैं। उन खोल्स को हिंदी में बोलते हैं खादिन और जोहार। तो आपको खोल्स पता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदी वर्ड है थोड़ा टिपिकल है। तो खादिन और जोहार यानी कि खोल्स एक ऐसी चीज होती है जो कृषि क्षेत्र में भंडारण संरचनाओं के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि मानसूनी पर्णपाती वन के पेड़ शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग कितने सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं? कितने सप्ताह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं? कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पर्णपाती वन क्या होते हैं। क्या होते हैं पर्णपाती वन? कल मैंने आपको बताया था कि पर्णपाती वन वो होते हैं जो एक समय पर मानसून आने पर जिनके पत्ते बहुत हरे भरे होते हैं, जो और जैसे ही मानसून जाता है वैसे ही वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? पानी को स्टोर करने के लिए। वो पानी को स्टोर करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें ही पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे पर्णपाती वनों के कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सागौन है, साल है, आम के पेड़ हैं। आपने देखा होगा जामुन एक स्पेसिफिक समय में आती है, उसके पत्ते हरे होते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये पर्णपाती वनों के उदाहरण होते हैं। तो ये कितने सप्ताह में अपने पत्ते गिराते हैं? तो ये 6 से 8 सप्ताह में अपने पत्ते गिरा देते हैं, मतलब बेसिकली 1.5 से 2 महीने में। बेसिकली 1.5 से 2 महीने में, क्योंकि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो 6 से 8
6 से 8 हफ्तों में अगर अपने पत्ते गिरा रहे हैं तो बेसिकली 1.5 से 2 महीने का अंतराल लगता है। तो कभी हफ्ते में ना पूछ के ये महीने में भी अगर पूछ रहा है तो 1.5 से 2 महीने में जो ऊष्म पर्णपाती वन होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। और पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो समय समय पर जिनकी पत्तियां बहुत हरे भरे होते हैं और एक समय के बाद पानी स्टोर करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो होते हैं पर्णपाती वन। सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन कौन से होते हैं बताइए? सदाबहार वन वो होते हैं जिनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी होती हैं, जो शुष्क अवस्था में कभी नहीं आते। ठीक है, अगला सवाल है कि खाद्य श्रृंखला में इंसान क्या भूमिका निभाता है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? आप जानते हैं कि ये घास है, मान लीजिए ये घास है, इसे कौन खाएगा? घास को बकरी खाती है, ठीक है, घास को बकरी खाती है। और बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। हो सकता है कि शेर, मानव है एक ऐसा जानवर है जो अच्छे अच्छे जानवरों को खा जाए, तो शेर क्या चीज है? तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि शेर को कौन खाता है? मानव खाता है। और शेर को नहीं तो बकरी को और इन सारी चीजों को मानव खाता है। और मानव ही खा रहा है घास से बनी चीजें, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड भी मानव ही खा रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उत्पादक कौन होगा इस पूरी खाद्य श्रृंखला में? उत्पादक की अवस्था में कौन है? इस पूरी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है घास। उत्पादक वो होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, और उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रोडक्शन की हुई चीज का उपभोग करते हैं। तो इसमें पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में इंसान की क्या भूमिका है, इंसान क्या भूमिका निभाता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव है वो उपभोक्ता की भूमिका में है, क्योंकि अगर उत्पादक देखें तो उत्पादक तो घास है, मतलब जो लैंड से, जो एग्रीकल्चर से प्रोसेस्ड चीजें हैं वो क्या है? वो घास है। और उनका उपभोग कौन कर रहा है? मानव। तो मानव क्या हो जाएगा? मानव उपभोक्ता हो जाएगा। क्लियर? कभी कभी ये भी पूछ लेता है मानव किस श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्वाहारी, क्योंकि जो मानव है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। मान लीजिए कभी आ गया घास की श्रेणी में आती है खाद्य श्रृंखला में, तो घास उत्पादक की श्रेणी में आती है। ठीक है, एग्रीकल्चर से बेस्ड जितनी भी चीजें होंगी उनमें से अगर आपसे कुछ भी पूछ रहा है वो सब उत्पादक की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कभी दे दिया कि चावल की जो फसल है वो किस श्रेणी में है, वो उत्पादक की श्रेणी में है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, पोषण का मेनली मतलब होता है न्यूट्रिशन। अब पोषण क्या है? किसी शरीर को चलाने के लिए, जैसे हमारे वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है। तो पोषण क्या होता है? पोषण वो आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए, जिससे शरीर में उचित पोषक तत्व आ पाए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है? उन चीजों के लिए जिससे हमारे शरीर को पोषण मिले और उससे हमारा शरीर आगे चलता रहे। ऑसिमम टैनुफ्लोरम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ऑसिमम टैनुफ्लोरम किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने। ये एक रासायनिक नाम है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका किसका रासायनिक नाम है? आम को बोलते हैं। उसी तरीके से पूछा गया है कि ऑसिमम टैनुफ्लोरम को किसके नाम से जाना जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रासायनिक नाम पढ़ने पड़ेंगे, रासायनिक नाम क्वेश्चन से आते ही आते। जैसे आम का रासायनिक नाम बहुत बार पढ़ा होगा आपने, पूछ लेता है, वैसे ही जो ऑसिमम टैनुफ्लोरम है वो तुलसी का रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम है? तुलसी का। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि तुलसी का रासायनिक नाम क्या है? ऑसिमम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? बताइए। मैंने आपको बताया था कि इसरो कब बना था, पूछा था मैंने आपसे कि इसरो कब बना था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो कब बना था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में। कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में।
अब इसरो कब बना था वो आप कमेंट करके बताएंगे। वही पूछा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको कई बार नजर के सामने से ले जाना पड़ेगा। ये इसलिए यहाँ करवाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि जो एग्जाम का ट्रेंड है वो कहाँ से है, वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है उठा के। साइंस टेक्निक में भी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा है तो हो सकता है सतीश धवन के बारे में पूछ ले, हो सकता है विक्रम साराभाई के बारे में पूछ ले। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित हुआ था। चीन की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी? चीन की नेविगेशन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। आपके सामने जैसे ऑप्शन है चाइना नेवी, द आई, जिनजिंग और बाइडू। बताइए। इसमें से तो मैं डैम श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे लगा के चले आएंगे चाइना नेवी, क्योंकि इसमें चाइना है, बल्कि गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा है दाई, ये भी नहीं है। राइट आंसर है वेइदो। वेइदो चीन की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम है। अब जैसे कई सारे कंट्रीज हैं, कई सारे देश हैं, वो कुछ नेविगेशन प्रणाली बनाते हैं, सबकी अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, वैसे ही जापान है। अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी स्पेस एजेंसी के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगला सवाल कह रहा है कि जूनो मिशन के लिए नासा का कौन सा मिशन है, मतलब जूनो मिशन कहाँ के लिए बनाया गया? बताइए। जूनो मिशन किस ग्रह के लिए बनाया गया? मंगल के लिए। कल मैंने आपको ये बताया था कि मंगल में क्या पाया जाता है जिसके कारण उसे लाल ग्रह कहते हैं। आपको याद है, मैंने बताया था मंगल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, जिस कारण उसकी मिट्टी क्या होती है? जिस कारण उसकी मिट्टी लाल होती है। याद है आप सबको? तो अगर कभी ये भी सवाल आता है कि लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल जाना जाता है। वहां पे उसमें क्यों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्योंकि वहां की मिट्टी लाल है। वहां की मिट्टी लाल क्यों है? वहां की मिट्टी लाल इसलिए है क्योंकि वहां आयरन ऑक्साइड पाया जाता है मिट्टी में। 4 फैक्ट क्लियर। अब आते हैं जूनो मिशन। जूनो मिशन किसके लिए है? जूनो मिशन जुपिटर, ये बृहस्पति के लिए है। आपको वर्ड पकड़ना है। जूनो मिशन जुपिटर के लिए, क्लियर। और जुपिटर किसे बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यह एक व्यक्ति के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मनुष्यों के लिए बड़ा कदम। कहावत के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये कथन किसका है कि ये एक व्यक्ति के लिए तो छोटा कदम है लेकिन पूरे मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है? ये किसका कथन है? आपको पता होगा कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब वो अंतरिक्ष पर गए तो वहां से उनसे पूछा गया कि क्या बहुत बड़ी चीज आपने हासिल कर ली, तो उन्होंने ये कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए तो एक बहुत छोटा कदम है। मतलब कहते हैं कि जो अंतरिक्ष में पहला कदम है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। तो उन्होंने अपने लिए ये कहा कि एक व्यक्ति के लिए तो ये छोटा कदम, मेरे लिए तो ये बहुत छोटा कदम है लेकिन मनुष्य जाति के लिए बड़ा कदम है। और ये सच भी है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सिर्फ एक कदम वहां रखा था, लेकिन उसके बाद इतनी संभावनाएं बढ़ गई कि वहां स्पेस सेंटर स्थापित होने लग गए अलग अलग देशों के। तो अगर कभी पूछा जाए कि एक व्यक्ति के लिए छोटा कदम है तो आपको ये याद रखना है कि अंतरिक्ष में कदम रखा किसने था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। तो ये कथन किसका होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU ने किस वर्ष मान्यता प्राप्त आधुनिक नक्षत्रों की सूची बनाई? कि आधुनिक नक्षत्र जो होते हैं उनकी सूची किस वर्ष बनी? बताइए। मैं आपको बता दूं कि जो आधुनिक नक्षत्र हैं उनकी सूची आईए ने 1922 में बनाई थी। आधुनिक नक्षत्र मतलब होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, इस चीज में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, कोई कहता है 7 ग्रह हैं, कोई कहता है कि ये ग्रह में शामिल नहीं है, प्लूटो ग्रह नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। तो आईयू अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आधुनिक नक्षत्रों की सूची बनाई 1992 में और बताया कि बेसिकली ग्रह की परिभाषा क्या होती है। उसी के आधार पे कभी कभी ये सवाल उठता है कि प्लूटो ग्रह की श्रेणी में है या नहीं। तो ये कब आया था? ये 1922 में आया था। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि 1992 में था। वोयाजर 2 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? वोयाजर 2
किस वर्ष भेजा गया अंतरिक्ष में? बताओ, वोयाजर 2 किस साल अंतरिक्ष में गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1965 में, 1977 में, 89 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोयाजर 2 1977 में अंतरिक्ष में गया था। वोयाजर 2 किस वर्ष अंतरिक्ष में गया था? 1977 में। वोयाजर 2 से मुझे याद आया कि चंद्रयान भी अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन भी लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। आपको ये काम करना है कि आपको गूगल पे जाना है और आपको ये सर्च करना है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन और चंद्रयान सेकंड मिशन कब लॉन्च हुआ था, और विक्रम और रोवर के जो लैंडर था विक्रम और रोवर जो था प्रज्ञान, तो उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अधिकतर पूछा जाता है कि विक्रम और प्रज्ञान क्या था? विक्रम और प्रज्ञान ये दो चीजें क्या थी? तो ये चंद्रयान मिशन में काम आने वाले रोवर थे और एक लैंडर था। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पदार्थ का आदर्श रूप कौन सा है जिसका ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान सामान्य पदार्थ का लगभग 5 गुना है? पदार्थ का एक आदर्श रूप जिसका ब्रह्मांड में द्रव्यमान सामान्य पदार्थ का लगभग 5 गुना है, क्या हुआ इसका राइट आंसर? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसका द्रव्यमान यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोग्राम है, पृथ्वी जिसका भार पृथ्वी पर 1 किलोग्राम है, उसी का भार अगर हम ब्रह्मांड में जाएं यानी अंतरिक्ष में जाएं तो ये 5 किलोग्राम का हो जाता है, 5 गुना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यही पूछा है कि ऐसा कौन सा मैटर है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर मान लीजिए 1 किलोग्राम है, तो ये ब्रह्मांड पे जाके 5 किलो का हो जाता है। तो वो है डार्क मैटर। क्या है उसका राइट आंसर? डार्क मैटर। इसका भार ब्रह्मांड पे जाके 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डार्क मैटर। धूमकेतु के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? पूछा है धूमकेतु के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। आपके सामने जैसे ऑप्शन है, सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। धूमकेतु सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। यह एक निश्चित समय के बाद दिखाई देते हैं। आपने सुना होगा कि धूमकेतु जनरली ब्रह्मांड में नजर नहीं आते हैं, एक निश्चित समय सीमा के बाद ही ये दिखाई देते हैं। और यहाँ पे चौथा है, हेली पुष्चल तारा 76 साल बाद दिखाई देता है। तो ये आपको पता है कि जो हेली तारा है वो हर 76 वर्षों में दिखाई देता है, तो ये भी राइट आंसर है। ये 3 तो राइट हो गए कि यह सूर्य से बहुत दूर है, एक निश्चित समय के बाद दिखाई देता है यानी 76 साल बाद। तो रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा कि इनकी पूंछ है वो हमेशा सूर्य की तरफ होती है। लेकिन हमसे पूछा तो रॉन्ग ही गया है कि गलत कथन को चिन्हित करिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इनकी पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि और सही कथन क्या है? सही कथन है कि ये सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं, ये 76 वर्षों में दिखाई देते हैं, ये हर साल नहीं दिखाई देते, ठीक है। अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में? सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारी अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय कौन से मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उस समय कौन से मंत्री थे? तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय कृषि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? कृषि मंत्री थे। इसी वजह से उन्हें उनके नाम से ये कृषि विश्वविद्यालय भारत में बनाया गया। पहला फैक्ट। दूसरा, किस राज्य में है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते थे? जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे। इसी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बिहार में बनाया गया है। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। पहली फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप दौड़ किस वर्ष हुई थी? पहली फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप दौड़ किस साल हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1923, 1947, 1950 और 1963। बताइए। फार्मूला +1 चैंपियंस दौड़ हर साल होती है, बहुत सारे लोग इसे देखते भी हैं। अब आपके सामने ये जो ऑप्शन है 1923, 47, 50 और 63 कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि फार्मूला 1 की जो पहली दौड़ हुई थी वो 1950 में हुई थी, यानी कि 1950 में हुई थी।
तो कभी यह सवाल आता है कि फार्मूला 1 की चैंपियनशिप दौड़ किस वर्ष हुई थी, तो वो 1950 में हुई थी, यानी कि 1950 में हुई थी। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, बताइए ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। अच्छा, कोलकाता, जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोलकाता दिया है, दिल्ली दिया है, चेन्नई दिया है। अब आप मुझे ये बाहर एक स्टेट से एक स्टेडियम का नाम बताइए आप मुझे। जैसे कोलकाता में कौन सा स्टेडियम, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला का नाम बदला गया है ना शायद, उसका क्या नाम बदला गया है, कमेंट करिए। कहाँ है, दिल्ली में है। और पूछा ब्रेबॉर्न है, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है, तो वो मुंबई में है। कोलकाता में कौन सा है, ईडन गार्डन, और दिल्ली में कौन सा है, फिरोज शाह कोटला। ओके, अगला सवाल है, मत्स्य उद्योग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। मत्स्य उद्योग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि मत्स्य पालन समुद्र के पास और कृत्रिम रूप से निर्मित जल निकायों में भी किया जाता है। बिल्कुल किया जा सकता है, तालाब बनाए ही जाते हैं, तालाब नहीं बनाए जाते, उसमें मछली पालन किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। तीसरा है, भारत सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में है। बिल्कुल ये है, भारत की भौगोलिक स्थिति को देखिए, वेस्ट बंगाल है, साउथ के जो देश हैं, उड़ीसा है, जो तटीय क्षेत्र है, वो मछली पालन किया जाता है। तटीय क्षेत्र जो नहीं भी है, वहां भी तालाब के माध्यम से मछली पालन होता है, तो ये तो राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अगला स्टेटमेंट है, मत्स्य पालन को जल खेती के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है, जल खेती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जल में ही उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो गलत आंसर, जो गलत स्टेटमेंट है वो हो जाएगा, मत्स्य उद्योग समय के साथ प्रगति नहीं करता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और पूछा भी यही है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। आप ये बताइए, मत्स्य उद्योग तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप फिश ऑयल देख लीजिए, आप दवाइयों में देख लीजिए, औषधियों में देख लीजिए, खाने के लिए देख लीजिए, फूड में, तो ये तो दिन ब दिन प्रगति ही कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाएगा ना, कि प्रगति नहीं कर रहा है। ठीक है, और माटी समुद्र के किनारे और कृत्रिम रूप से जल निकायों में निर्मित होते हैं। और मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है, जल खेती के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है, एक शैक्षिक दौरे के पीछे मुख्य अवधारणा क्या होती है। एक शैक्षिक दौरे के पीछे मुख्य अवधारणा क्या होती है। आपके सामने ऑप्शन है कि छात्र मजे करेंगे, क्या शैक्षिक धारणा होती है कि छात्र मजे करेंगे और सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दूसरा है कि डीलिंग विथ एन एंग्जियस चाइल्ड इज अ पोटेंशियल चैलेंज। मानव स्मृति चित्र उन्मुख है और शब्द उन्मुख नहीं, मतलब कि बच्चों में एक तरह से उत्सुकता जागृत करना किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। तीसरा है चिंतित बच्चों से निपटना, और तीसरा है नियम स्थापित करना और समर्थन मांगना। इसका राइट आंसर होगा मानव स्मृति चित्र, मतलब जो बच्चों के साथ बहुत धैर्य से काम लेना, उनके पोटेंशियल के साथ काम लेना। किसी बच्चे में अगर मैथ्स का सॉल्यूशन करने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो उसकी संभावनाओं को पहचानते हुए उसे उस क्षेत्र में आगे लेकर जाना, ये कहलाता है। इसीलिए एक शैक्षिक दौरे के पीछे जो मुख्य अवधारणा होती है वो एक पोटेंशियल चैलेंज वाली होती है, कि किसी बच्चे के अंदर पोटेंशियल को समझना। अगला सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन एक क्षेत्र है, इसलिए इसमें शामिल है। पर्यावरण अध्ययन, जैसे आप सभी के सामने ये प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन एक क्षेत्र है, इसके लिए इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो एक ऐसी चीज है जो मल्टीपल चीजों को अपने अंदर समाया हुआ है। पर्यावरण की जैसे परिभाषा होती है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे चारों ओर का क्या है, परिवेश। पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर का परिवेश है। उसने बहुत मल्टीपल चीजें अपने अंदर समेटी हुई, अपने परिवेश के अंदर बहुत सारी स्टैटिक और मल्टीपल चीजों को अपने अंदर समेटा हुआ है। जैसे हमारा वायुमंडल है, हमारे जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी को अपने अंदर समाया हुआ है। तो जैसे आपके सामने ऑप्शन है कि क्या ये निष्क्रिय विषय है, तो आपको क्या लगता है कि पर्यावरण क्या निष्क्रिय विषय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पूरे सब जीवंत चीजें हैं उसके आसपास के चारों ओर, गलत है ये। दूसरा है सक्रिय विषय निश्चित दृष्टिकोण, तो आपको क्या लगता है कि सक्रिय विषय है? बिल्कुल है। और निश्चित दृष्टिकोण मतलब इसके मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं, बिल्कुल है। तो जो हमारे पर्यावरण का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सक्रिय विषय और निश्चित दृष्टिकोण। चौथा आंसर भी गलत होगा क्योंकि इसमें भी निष्क्रिय विषय लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय विषय और निश्चित दृष्टिकोण। अगला सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अध्ययन द्वारा किस प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं? सहयोगी अध्ययन द्वारा किस प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा?
सामाजिक और एकेडमिक, कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो हमें किस प्रकार के लाभ देता है? वो हमें सोशली बेनिफिट्स भी देता है, वो हमें सोशली बेनिफिट्स भी देता है और एकेडमिक्स भी देता है। एकेडमिक्स कैसे देता है? हमारी ट्रेनिंग करके। आप देखते हैं आजकल बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो लोगों को हायर करते हैं। हायर करने के बाद वो उन्हें 1 महीने ट्रेनिंग पे रखते हैं। ट्रेनिंग पीरियड के बाद वो उन्हें काम देते हैं। यहाँ पे वो उन्हें एकेडमिक्स का ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? एकेडमिक्स का एकेडमिक्स का। और यहाँ है सोसाइटिकल चेंजेस भी आते हैं उनके जीवन में। कैसे? जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हमारा सोशलिज्म होता है वो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों से होता है। तो वहां पे हमारे लिए क्या फायदा होता है सहयोगी? यदि हम सामाजिक और एकेडमिक दोनों, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। एकेडमिक्स भी देता है और वो भी देता है। अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो एसिड रेन है, जिसे मैंने आपको बताया कि जिससे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, उसका उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उसका उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट एंगस स्मिथ। कौन थे? रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ठीक है। ग्रामीण बस्तियों के आयताकार पैटर्न में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को किस पर काटती हैं? आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। आज भी जो चौराहे होते हैं वो कैसे बने होते हैं? आज भी आप कोई चौराहा देखिए तो ऐसे बने होती हैं, 4 गलियां होती हैं, वहां पे एक चौराहा होता है। तो ये एक दूसरे को किस पर काटते हैं? ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि समकोण पर काटते हैं। चौराहे को देखिए, चौराहा है, उसकी चारों तरफ से गली निकली हुई है। तो जो इसका राइट आंसर है कि ग्रामीण वस्तुओं के आयताकार पैटर्न में सड़कें आयताकार हैं जो एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? बताइए। इसको 90 डिग्री पर काटती थी, यानी समकोण पर काटती थी। क्योंकि आज भी हम अपने आसपास देखते हैं जो हमारे चौराहे बने होते हैं वो अपने आसपास में 90 डिग्री एंगल पे ही वो क्रिएट कर रहते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि समकोण पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर। कोल्ब के मॉडल के अनुसार अधिगम की शैलियां कितने प्रकार की होती हैं? मतलब लर्निंग स्टाइल्स कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, लर्निंग स्टाइल्स कितने प्रकार की होती हैं? और किसके अनुसार पूछा है? कोल्ब के मॉडल के अनुसार। कोल्ब के मॉडल के अनुसार जो अधिगम शैलियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोल्ब ने एक मॉडल दिया था एजुकेशन का, जिसके अनुसार जो लर्निंग मेथड्स थी वो कितने प्रकार की थी? वो 4 प्रकार की थी। ठीक है। तो कोल्ब के अनुसार जो लर्निंग मेथड्स हैं वो कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। तो यहाँ ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस फील्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे जोहान्सबर्ग वाला क्वेश्चन पूछा था, तो जिस साल जहाँ भी जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो वो बैठकें, अगर ब्रिक्स की बैठक हुई है किसी साल, कहीं किसी भी आसियान की बैठक हुई है, तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। और जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जैसे इसरो है और सतीश धवन केंद्र है और उड़ीसा में जो भी केंद्र बनाए गए हैं उन सभी के बारे में, जैसे चांदीपुर स्टेशन है, इन सब के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।